क्या कभी कोई बैरियर आया है पढ़ाई में, क्योंकि लड़कियों को ये बैरियर बहुत फेस करना पड़ता है। बीइंग अ मुस्लिम वुमेन मतलब थोड़ा सा ऐसा रहता है, लोगों को ऐसा लगता है। तो आपने कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रखी? मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया। उनको कहीं ना कहीं लगता था कि आई कैन डू दैट। आई विल ऑलवेज से कैन नेवर गिव अप इन लाइफ। इवन अगर आप स्टडी भी कर रहे हो उसमें भी मत करो, और आपका कुछ अलग से कोई प्रोफेशन है या आप कुछ और काम कर रहे हो तो कभी गिव अप मत करो कहीं पर भी। प्री की तैयारी अलग से करें, प्री मेंस के साथ? नहीं, प्री और मेंस के साथ में करना। तो संजीदा जी, आपने धर्मा बैच को कब ज्वाइन किया? और जेएलओ के एग्जाम के दौरान ही शायद आपने वो बैच लॉन्च किया? हाँ, मैंने तभी ज्वाइन किया था। तो संजीदा जी, आप एक रॉ स्टूडेंट जो जस्ट आया अभी कॉलेज में या जुडिशरी की जस्ट प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहा है, उसको कौन सा बेस्ट अप्रोच सजेस्ट करेंगे? तो आप रेडीमेड नोट्स को प्रेफर करते थे और या स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे या सेल्फ मेड नोट्स? कितना भी मिल जाए। बहुत सारे ऐसे हमने हस्बैंड्स देखे हैं, फैमिली देखी है, जो ना लड़कियों में ज्यादा विश्वास नहीं दिखाती। क्या कर लोगी, घर में अच्छा सब कुछ कर ही तो रही हो, कमा के दे ही तो रहा हूँ। उन हस्बैंड्स के लिए, उन फैमिली के लिए क्या मैसेज है कि क्यों आपको अपनी बीवी को, अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए? किस तरीके नहीं, से बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। आज का दौर तो ऐसा है कि पढ़ाओगे आप जितना, कहीं ना कहीं सक्सेस करेंगे। मैं हूं शिवानी सोलंकी और स्वागत है आप सभी का। आज रूबरू होने जा रहे हैं आप सभी हमारे पीडब्ल्यू की एक होनहार स्टूडेंट के साथ, जिन्होंने क्रैक किया है राजस्थान जेएलओ 2023 का एग्जामिनेशन और हासिल की है रैंक 113। ये कहानी है एक वॉरियर स्टूडेंट की। इससे पहले कि हम आपको उन स्टूडेंट की पूरी इंटरव्यू के थ्रू सक्सेस स्टोरी बताएं, आप रूबरू हो जाइए उस स्टूडेंट से और हम स्टूडेंट का वेलकम करेंगे इस प्लेटफॉर्म्स पे। तो वेलकम आर संजीदा खान। Thank you so much. Thank you. Welcome to the platform, Sanjida ji, and many congratulations कि आपने ये एग्जाम को क्रैक किया है। तो आरपीएससी जेएलओ कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ी मेहनत लगती है इसमें। क्या रणनीति रही है संजीदा जी की इस एग्जाम को क्रैक करने में, और किस तरीके से उनकी रणनीति आप स्टूडेंट को हेल्प कर सकती है, और क्या थी उनकी पूरी सक्सेस स्टोरीज, क्या थे पूरे अप्स एंड डाउन्स, समझेंगे उनसे। तो संजीदा जी, पहले तो सबसे पहले स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, और दूसरी बात क्योंकि आप हमारे पीडब्ल्यू के ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जुडिशरी या फिर लॉ फील्ड में आना कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक्चुअली मेरे शादी के बाद मैंने लॉ किया है। एलएलबी मेरा हस्बैंड इस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो उनको ये था कि मेरे में है कैपेबिलिटी, मैं कर सकती हूँ, तो आई शुड गो फॉर एलएलबी एंड देन फॉर जुडिशरी एग्जाम। सो मैंने स्विच ऑन। कहीं ना कहीं आप हस्बैंड से इन्फ्लुएंस हुए हैं? या डेफिनेटली यू कैन से दैट। यस, गॉड हैज प्लान्ड एवरीथिंग, और बहुत ही पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस हुए हैं, जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं आपको। तो संजीदा जी, हमें आपके पूरे बचपन से स्टोरी जाननी है कि कैसे आपकी स्कूलिंग हुई है, कैसे आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है, क्या कभी कोई बैरियर आया है पढ़ाई में, क्योंकि लड़कियों को ये बैरियर बहुत फेस करना पड़ता है। और जिस एज में अभी आप हैं, दैट मीन्स हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे या चैलेंजेस आए होंगे जिनको क्रैक करके आज आप यहाँ पहुंचे हैं। मेरा पूरा स्कूलिंग, कॉलेज और जो भी मैंने कोर्स वगैरह किया पूरा इंदौर से हुआ है। तो बीइंग अ मुस्लिम वुमेन मतलब थोड़ा सा ऐसा रहता है, लोगों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स फैमिली में पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट टचवुड मेरी फैमिली में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। हमेशा मेरे पेरेंट्स ने, ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा स्कूलिंग अच्छा हुआ। फिर मतलब मैं अच्छी स्टूडेंट थी पढ़ने में, एकेडमिक मेरा क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छा था। फिर देन मैंने पीएमटी ऑप्ट किया था, बट मेरा हुआ नहीं था मेडिकल टेस्ट में। तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। फिर मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे पापा ने मुझे समझाया। फिर वो दूसरा फील्ड मैंने स्विच ऑन किया था, एडवांस डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी। तो मैं उस फील्ड में गई, उस फील्ड में मैंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। फिर साइड बाय साइड मैंने ग्रेजुएशन भी किया। उस फील्ड से इस फील्ड में स्विच होने में कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि आई लॉस्ट समथिंग जिसके लिए मैंने हमेशा से स्टार्ट किया था? नहीं, मैं हमेशा चेंजिंग सिनेरियो में बिलीव करती हूँ कि आप जहाँ भी रहो अपना बेस्ट दो। एंड इफ वी कंपेयर तो लॉ ज़्यादा अच्छा लगा? लॉ ज़्यादा अच्छा है, डेफिनेटली कर सकते हैं। बिल्कुल लॉ अच्छा है, एक अच्छा प्रेस्टिजियस फील्ड है। अगर आप इसमें आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट समथिंग। ऐसा नहीं है कि आप जुडिशरी में ही क्वालिफाई करो या कुछ और करो। लॉ का अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो इसमें काफ़ी ऑप्शन है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, तो इट्स गुड थिंग। संजीदा जी, बीइंग अ हाउसवाइफ बहुत मुश्किल होता है, पढ़ाई को, घर को, फैमिली को मैनेज करना और सब कुछ मैनेज करना। तो फिर आपका स्टडी का रूटीन कैसा रहता था? एलएलबी तो एज सच मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके नहीं दी है जैसा सब बोलते हैं, क्योंकि मैं शादी के बाद भी आई वॉज वर्किंग इन गारमेंट कंपनी में, करती थी अपना थोड़ा बहुत काम।
फिर मैं घर पे भी हाउस होल्ड मतलब आई एम वेरी गुड इन कुकिंग एंड ऑल दैट, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता था काम करना, वो भी मैं करती थी। और पढ़ाई में इंटरेस्ट था तो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में वो शेड्यूल करती थी पढ़ने का, जैसा टाइम होता था उसके राइट। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद भी इफ यू आर डिटर्मिन्ड यू कैन क्रैक योर एग्जाम। या राइट। तो संजीदा जी, सबसे बड़ी जो इशू स्टूडेंट्स को आता है कि स्टार्ट कर लेते हैं, ड्रीम देख लेते हैं, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रखी? मेरी कंसिस्टेंसी तो मेरा जब एलएलबी हुआ उसके बाद तो नहीं रही थी, क्योंकि मेरा फिर एक्सीडेंट हो गया। मतलब नेक्स्ट ईयर मेरा ये मेजर ट्रॉमा हो गया था, फिर उससे रिकवर होने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। देन अगेन आई स्टार्टेड स्टडी। उसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आई, फिर जब वैकेंसी आई देन लॉकडाउन का टाइम आ गया था, तो लास्ट ईयर मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तब मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे आई शुड लीव दैट, मतलब होता है ना कि कब नहीं करना, तो उस टाइप से आ गई थी फीलिंग। लेकिन मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि आई कैन डू दैट, तो फिर मैं वापस स्टार्ट किया था मैंने स्टडी करना। फिर जेएलओ का वैकेंसी आया तो फिर मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही थी। मतलब तो नो डाउट भगवान ने ऐसी सिचुएशन दिखाई, ऐसी सिचुएशन आई जिन्होंने तोड़ा, नीचे गिराया, बट वो वेरी डिटर्मिन्ड। कहते हैं ना, परिवार का साथ हो और अपनों का, जेन्युइन लोगों का साथ हो, तो आपको अपने ड्रीम को पहुंचाने से, ड्रीम तक पहुंचने में जो है दिक्कतों का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता है। तो संजीदा जी, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, बच्चा वो प्रिपरेशन करते करते बहुत बोर होने लगता है, क्योंकि पढ़ाई जेन्युइनली किसी को भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती ना, मुझे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बोर हो जाता है बच्चा। तो वो कभी ब्रेक डाउन हुआ कि नहीं छोड़ दूं, क्यों पढ़ते जा रही हूँ इस उम्र तक भी, जब सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को और मैं पढ़ते जा रही हूँ, आज तक होता है। कैसे? मतलब ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ रही हूँ मैं, मेरा सारा फ्रेंड सर्कल सब पढ़ के कुछ ना कुछ कर चुके हैं और मैं अगेन वापस कर रही हूँ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे ये डिटर्मिनेशन लगता है कि नहीं, मुझे करना चाहिए। अब मैं इस कंडीशन में हूँ तो एक बार मुझे वापस ग्रो अप करना है, स्टैंड अप होना है। ये नहीं कि मैं लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाऊँ अपनी सब चीज़ों के लिए। इसलिए फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया पढ़ना। हाँ, काफ़ी बोर हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी या फिर मैं कुकिंग कर लेती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है करना, तो फिर इसमें हो जाता है। तो इस सक्सेस स्टोरी के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि जो आपके अटेम्प्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटलेस होते हैं, लेकिन आपके जो पेशेंस होते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, होप होती है, उनकी एक लिमिट होती है। एक हद के बाद इंसान जब इतने सारे फेलियर देखता है, जैसे आपको प्री क्लियर नहीं कर पाए, तो वो आपकी होप्स टूटने लगती है। तो उस होप को जिंदा रखने के पीछे क्या मेजर पॉइंट था कि आई शुड नॉट गिव अप और मैं कंसिस्टेंटली करूंगी, कि मुझ में विश्वास है कि आई डिजर्व दिस थिंग? मेरे को एक्चुअली सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। ऑल्दो माई हस्बैंड इज़ वेरी नाइस, मतलब पूरा सपोर्ट है मेरे इनका मुझे, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप में था कि मैं खुद से अपना कुछ का करूं। अगर मेरा लॉ फील्ड में नहीं होगा तो मैं कुछ और करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये था कि मैं अपना लास्ट चांस दे दूं, 100% एक बार और। आपका लास्ट अटेम्प्ट था जेल होगा? हाँ, लास्ट टाइम था। सो लास्ट अटेम्प्ट में भी गिव अप नहीं करना और अपना बेस्ट दे के एग्जाम क्रैक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वरना लास्ट अटेम्प्ट तक जनरली लोग समझ लेते हैं कि छोड़ो, नहीं होगा। हाँ, ये सब होता है। ओके संजीदा जी, कभी आपको जिंदगी में ऐसे लोग मिले, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप गुजरे हो उसके बाद भी इतना डिटर्मिन्ड रहना, अगर किसी के साथ भी ऐसा हो कि आपके शरीर का कोई अंग दूर हो जाए जिससे कि आप रोज हैबिचुअल हो, फिर एक अलग प्रकार की जिंदगी में आना, कभी ऐसे चैलेंजेस हुए कि क्या ही करोगी, क्यों ही करना है, हस्बैंड इतना अच्छा सब कुछ कर रहा है, तो ऐसे लोग मिले चैलेंज? डेफिनेटली ऐसे तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली तो मुझे नहीं कहा कि ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली टॉन्ट तो लोगों ने बहुत मारा। मुझे यह भी कहा तो अच्छा जवाब मिल गया शायद? अब मिल गया। नहीं तो कहते थे इन तिलों में तेल नहीं है, अब ना हो पाएगा तुमसे। बट यही सक्सेस स्टोरीज जो है इंस्पायर करती है स्टूडेंट्स को, आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को, दैट हमें ये तो नहीं पता कि लाइफ में आगे क्या होगा, बिकॉज लाइफ इज नेवर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। लाइफ इज ऑल अबाउट एंड सक्सेस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। तो आपको प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दिख रही थी, वो डिटर्मिनेशन जो है वो सब कुछ आपके विल पावर में रहता है, तो यू शुड नेवर गिव अप। दैट इज व्हाट वी कैन कंक्लूड। आई विल ऑलवेज से कि नेवर गिव अप इन लाइफ। इवन अगर आप स्टडी भी कर रहे हो उसमें भी मत करो, और आपका कुछ अलग से कोई प्रोफेशन है या आप कुछ और काम कर रहे हो तो कभी गिव अप मत करो कहीं पर भी। राइट। अपने में पॉजिटिव रहना चाहिए। एक चीज जो हमने सबसे ज्यादा देखी है, स्टूडेंट्स ना 5 ईयर एलएलबी करने के बाद या 3 ईयर एलएलबी करने के बाद जब जुडिशरी की तैयारी करते हैं या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, दे रियलाइज कि भाई हमने 3 साल और 5 साल पढ़ा नहीं,
तो जैसे आपको क्या अपनी LLB के दौरान लगा कि वहां पे जो पढ़ाया जा रहा था और जो अब हम एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द definitely. रीजन? डेफिनेटली, क्योंकि LLB में तो वी जस्ट मग अप द थिंग्स जो एग्ज़ाम में आएगा वो करके और चले गए, लेकिन जुडिशरी इज़ टोटली डिफरेंट। उसमें आपको एवरीथिंग जो भी है, एक सेक्शन भी आपको डिटेल में स्टडी करना होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और लॉ के इसमें आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप नहीं पढ़ सकते। तो आपका प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए अगर, तो यू कैन डू बेटर इन कह सकते हैं हम अप्रोच डिफरेंट है कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है और उसके बाद भी रियलाइज कि जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसका अप्रोच बहुत डिफरेंट है। चेंजेस की जरूरत है कॉलेजेस में। डेफिनेटली, अगर वहाँ पर गुड टीचर हो और प्रॉपर स्टडी हो। एक तो वहाँ पे लोग स्टूडेंट्स जाते नहीं हैं, एग्ज़ाम टाइम में ही जाते हैं, तो एक कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल में कि स्टूडेंट्स प्रॉपर अटेंड करें कॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस मिले, वहाँ पे प्रैक्टिकल हो, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा तो अच्छा होगा। तो कह सकते हैं कि कॉलेजेस में थोड़ा अप्रोच डिफरेंट करने की जरूरत है, क्योंकि कॉलेज के दौरान स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं करियर काउंसलिंग में जुडिशरी एक अच्छा ऑप्शन दिखाया भी नहीं जा रहा है। जब कॉलेज के बाहर आते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, लोगों के बारे में सुनते हैं कि जुडिशरी भी एक ऑप्शन है अच्छा, और तब तक हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है क्योंकि यही बच्चा अगर 3rd ईयर 4th ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तो कॉलेज से बाहर निकलती है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो है, क्योंकि संजीता जी हमने जनरली देखा है एक बच्चा अगर लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है तो कोशिश करता है डिफरेंट स्टेट्स को टारगेट करने का। अगर कुछ जिस स्टूडेंट ने जुडिशरी की प्रिपरेशन किया RJS की, तो वो JLO के साइड भी जाएगा, वो APU के एग्जाम्स भी देगा। लेकिन कई बार ना साल के दौरान बीच में ये सारे एग्जाम्स आते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी रणनीति टूट जाती है। तो क्या ऐसा एग्जॉस्टिव वे हो सकता है कि बच्चा अपना इस तरीके से प्रिपरेशन करे कि सारे एग्जाम्स को भी एक साथ समअप करते हुए पढ़े? मेजोरिटी तो अपना जो मेजर बेयर एक्ट्स हैं वो तो हर उसमें कॉमन ही रहते हैं, तो एक बार वो आप अच्छे से कर लो। उसके बाद जो माइनर हैं, जो पर्टिकुलर स्टेट्स के टारगेट हैं, लोकल लॉज वगैरह हैं, वो आप जब एग्ज़ाम टाइम आए जिस स्टेट का है तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टडी करोगे तो दैट वुड बी बेटर। अदरवाइज आपका मेजर पे कमांड हो गया तो फिर माइनर करना आपको इतना इजी लगेगा, इतना वो नहीं रहेगा टफ कॉम्पिटिशन। प्री की तैयारी अलग से करें, प्री मेंस के साथ में? नहीं, प्री और मेंस के साथ में करना। आई वुड सजेस्ट कि जो आपने धर्मा जुडिशरी में किया था कि आप पर्टिकुलर टॉपिक करवा के मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हैं, वो मैंने कहीं और इंस्टीट्यूट में नहीं देखा, तो दैट्स वेरी नाइस। मतलब वो ऐसा होता है कि फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आपका मेंस भी साथ में हो गया। क्योंकि जनरली हम कहते हैं कि मेंस इज नथिंग बट एन एडवांस स्टडी ऑफ प्रिलिमिनरी। अगर आपने प्री में अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है तो मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छे से आंसर राइटिंग स्किल चाहिए। राइट। तो संजीता जी, आपने धर्मा बैच को कब ज्वाइन किया? और JLO के एग्जाम के दौरान ही शायद हमने वो बैच लॉन्च किया है। मैंने तभी ज्वाइन किया था। तो स्टार्टिंग में तो आई वॉज वेरी, मतलब मैं कर रही थी कंटिन्यू स्टडी करना, लाइव क्लासेस अटेंड करना, बट फिर वो JLO का आ गया तो थोड़ा सा मेरा डाइवर्शन हो गया था। बट स्टिल आई एम स्टडिंग फ्रॉम दैट, मतलब अब मैं लेती हूँ। हमारा पहला बैच था और स्टूडेंट्स ने उस बैच को बहुत बहुत पसंद किया था उस बैच राइट, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इवन जो मैंने JLO का प्रिपरेशन किया, वो आपका YT पे जो 1 शॉट वाला वीडियोस हैं सारे, वो मैंने सब वॉच किए थे लास्ट मोमेंट रिवीजन के, तो वो मुझे मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ एग्ज़ाम में भी। और उसमें क्लियरली आपका मेहनत जो है ना बिल्कुल दिख रहा है। एक जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसमें आप जो एक्सप्लेन करते हो, द वे यू एक्सप्लेन के ईच एंड एवरी वर्ड्स किस तरह से, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं भी हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करती हूँ, तो मेरे भी बैरेक्ट में सब में हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब मैं आपका देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे ही नोट्स हैं और मुझे इस तरह से पढ़ना चाहिए। तो वो मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने वो में। 1 शॉट हमने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इस पर्सपेक्टिव से किया है कि जब लास्ट मोमेंट उनको रिवीजन चाहिए तो वो जितने भी 1 शॉट से वो देख सके। इनफैक्ट मैं अभी भी देख रही हूँ वो वापस। तो हमेशा लाइव क्लासेस लिए, रिकॉर्डेड क्लासेस देखी, और कौन सी आप ज्यादा प्रेफर करोगे, लाइव या रिकॉर्डेड? स्टार्टिंग में तो मैंने लाइव ली थी, बट जैसा JLO का आ गया तो फिर मैंने रिकॉर्डेड स्टार्ट कर दी थी। लाइव का अपना बेनिफिट है कि अगर आप लाइव लेते हो तो एक तो आपका पंक्चुअलिटी रहता है, एक आपका डाउट क्लियर हो जाता है, आप लाइव में इंटरेक्शन कर सकते हो, तो आपका जो भी डाउट है आप उस टाइम क्लियर कर सकते हो। और रिकॉर्डेड का ये है कि रिवीजन के हिसाब से आपका रिकॉर्डेड ज़्यादा बेटर है कि आप स्पीड अप करके फटाफट रिकॉर्डेड में देख सकते हो। तो दोनों का अपना अपना वो है। अगर आपके पास टाइम है और आप वो करना चाहते हो तो आई वुड प्रेफर कि आप लाइव देखो, कि एक टाइम का अपना मेंटेन रहता है कि हाँ इस टाइम पे लाइव अपनों को जाना है तो अपन कर लेंगे, और उस वक्त आप टीचर से भी कनेक्ट कर लेंगे, बन पाती है। ये है। तो संजीता जी, आप एक
रॉ स्टूडेंट जो जस्ट आया अभी कॉलेज में या जुडिशरी की जस्ट प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहा है, उसको कौन सा बेस्ट अप्रोच सजेस्ट करेंगे कि बेटा ये अप्रोच लोगे और हमेशा इस अप्रोच से तैयारी करोगे जुडिशरी की, बेस्ट रहेगा? या क्या सीक्वेंस होना चाहिए उसके पढ़ने का? फर्स्ट तो आपका बेयर एक्ट आप क्लियर करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर सेक्शन बोल क्या रहा है। अगर आपने एक बार वो क्लियर कर लिया, फिर आप रिवाइज करोगे तो आई थिंक आप इजीली उसको फिर मगअप कर सकते हो। लेकिन आप बिना कंसेप्ट क्लियर करे हुए जस्ट स्टार्ट कर देते हो कि मेरे को बेयर एक्ट रटना है, तो रट्टाफिकेशन वाला तो मुझसे भी नहीं हुआ था, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी। कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं प्रोविज़न, जैसे आप बताते हो कि इसको इससे कनेक्ट करके पढ़ो, तो फिर वो ज़्यादा बेटर होता है। और रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, तो आप जितना पढ़ते हो उतना डेली बेसिस पे रिवीजन करो, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक इट। इतना हार्ड नहीं है, बट हाँ एक कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग आपको होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जनरली ना नोट्स मांगते हैं कि मैम आपके नोट्स दे दो, मैम उसके नोट्स ले लिया, बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं, तो आप रेडीमेड नोट्स को प्रेफर करते थे और या स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे या सेल्फ मेड नोट्स, कितना भी मिल जाए? नहीं, आई वुड प्रेफर सेल्फ मेड नोट्स। इवन देखिए ना, मैं इस कंडीशन में मैंने अपने नोट्स खुद बनाए हैं, तो मैं चाहूँगी कि जो भी बच्चा अपने नोट्स बनाएगा ना, उसको फिर रिवीजन करने में वो उसके खुद के लिए ईजी रहेगा। आप नोट्स लेके पढ़ भी लोगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा, फिर आप भूल जाओगे। तो खुद का प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर है। आप ले लो कहीं से भी पढ़ो, लेकिन खुद के नोट्स बनाओ, अपनी हैंड राइटिंग में बनाओ, चाहे आप कॉपी करो, बट मेक योर ओन हैंड राइटिंग। एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लॉ के आते हैं, ग्रामर के आते हैं, और जेएलओ में तो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का सबसे बड़ा रोल रहा है। सेम रोल हमारे मेंस में भी रहता है, राजस्थान में भी हमारे हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का अच्छा रोल रहता है, और स्टूडेंट्स का जनरली मानसिकता होती है कि इसको तो लास्ट में कर लेंगे। नहीं, लास्ट के लिए छोड़ दें इसको या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लास्ट के लिए कभी भी हिंदी इंग्लिश ग्रामर को नहीं छोड़ना चाहिए। फॉर दैट मैटर जीके को भी नहीं, जीके को भी नहीं। अगर जीके और करंट अफेयर है आपके उसमें, तो आपको सबका स्टडी कंटिन्यू रहना चाहिए अपने लॉ के सब्जेक्ट के साथ ही। और आप ग्रामर इंग्लिश का पढ़ो या हिंदी का, लेकिन आपको एमसीक्यूज़ करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे ना तो फिर आप पढ़ कितना भी लोगे और फिर एग्ज़ाम में आपके पास एमसीक्यूज़ आएंगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। तो वो प्रैक्टिस तो डेफिनेटली करना चाहिए स्टूडेंट्स को, चाहे कहीं से भी करें। सिर्फ लॉ के बेसिस पे आपका एग्जाम निकल जाएगा या मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर ये जीके, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर रहता है? लॉ के बेसिस पे तो एग्ज़ाम क्रैक करना लॉ का पेपर होने के बावजूद, राइट। आपका हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, जीके सब मैटर करता है, तो आपको सब पर थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन तो देना ही पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज तो आप नहीं कर सकते, और जेलों में तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। इवन आरजेएस में भी 30 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आप हिंदी इंग्लिश के आपके वहाँ कवर अप हो जाते हैं तो आप लॉ में थोड़ा सा कम भी आते हैं, तो फिर वो आपका एडजस्ट हो जाता है। तो इंग्लिश हिंदी तो मस्ट करना चाहिए। जेलों का एग्जाम देके जब घर पे आए थे और जब पेपर मैच किया, सबसे पहले हम यूट्यूब पे भागते हैं कि देखें कितने एग्जाम्स, कितने हमारे क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, तब लग रहा था सिलेक्शन होगा। सर आपसे डिस्कशन हुआ कि लग रही है उम्मीद हो जाएगा या नहीं होगा? भाई अपना नहीं, ऐसा उम्मीद थी कि हो जाएगा। एक्चुअली ना मुझे लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब मुझे 50-50 था। बिकॉज मैंने तो लॉ करवाई थी, जब से मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा। बस इतना विश्वास चाहिए हर शादी, हर प्यार में, हर रिश्ते में। नेगेटिव मार्किंग कुछ ज़्यादा हो गई थी तो थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि कट ऑफ सब बोल रहे थे हाई जाएगी, तो वहाँ पे लग रहा था। बट हाँ, अंदर ही अंदर कहीं था खुद पे कि हो जाएगा इस बार ऐसा। एक चीज़ होती है कि जब आपका सिलेक्शन होता है किसी एग्जाम में, आप बैठते हो ना, तो 2 पॉइंट पे आपको डिटर्मिनेशन आ जाती है कि मेरा सिलेक्शन होगा। एक होता है आप एग्जाम में बैठने से पहले ये डिटरमाइन कर लेते हो कि अपना सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको अपनी तैयारी पे विश्वास है। तो आपको एग्जाम से पहले भी कहीं कहीं विश्वास था अपनी तैयारी को देखते हुए, या एग्जाम देने के बाद तो था ही? मैम नहीं, एग्ज़ाम के पहले भी मुझे था, मतलब मेरा इतना डिटर्मिनेशन था कि मुझे इस बार करना है, बिकॉज इट वाज माय लास्ट चांस। तो मेरा काफ़ी कुछ, मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन काफ़ी किया था, हिंदी इंग्लिश पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी, कमांड किया था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं इस बार तो मेरा होगा ही होगा। और मैं उसी पॉजिटिव माइंड के साथ एग्ज़ाम देने भी गई थी। ये हमेशा मुझे सीटें बताते थे, मैंने कहा अपन को तो एक ही लानी है। वेरी ट्रू सर, चाहे 200 250 कितने भी अपन को तो एक लानी है बस। और हमारे लिए वही प्रेस्टिजियस है, चाहे फर्स्ट रैंक हो या लास्ट रैंक हो। सक्सेस होता है, रैंक होती है सर। राइट। क्योंकि आप एक रैंक नहीं लाने का दर्द उससे पूछो जिसका सिलेक्शन हुआ नहीं है, जो 0.5 से रखा है। तो कई बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, अरे वो एक तो 150 भी रैंक है, 200 भी रैंक है, एक फर्स्ट रैंक है।
जो सही है। नहीं आया रैंक में उसको दर्द पता होता है। एग्जैक्ट। बट हाँ, रैंक मैटर करती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा और अपना 100% दे देती तो शायद और अच्छी होता है ना, रैंक होती। फीमेल्स को कभी भी वो सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं कि 99% आ गया उसके बाद भी हमें चाहिए तो चाहिए, और लड़के 33% पे भी खुश है, पास हो गए। ओके संजीदा जी, जैसे ही सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, क्या फीलिंग थी, कैसा लगा, और क्या लगा सबसे पहले किसको बताऊं? एक्चुअली मैंने अपना रिजल्ट रात को, जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ था लास्ट 9th मई को, तब सब बोल रहे थे आज आ रहा है कल आ रहा है, तो वैसे ही सब चल रहा था। और जिस दिन रिजल्ट आया मैंने मिडनाइट में अपना देखा था कि शायद आज आ कोई जाएगा। 1:30 बजे। हाँ, मैंने 2:30 अराउंड देखा था, तो ही स्लेप्ट। फिर मैंने इनको उठा दिया, मेरा रिजल्ट आ गया है, सिलेक्टेड। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी, तो मैंने इनको सोते हुए बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थे। फिर वी स्टार्टेड क्राइंग। मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि आई नेवर फॉरगेट कि मेरा जो था एक ड्रीम के इंडिपेंडेंट होना है काफ़ी सालों से, तो वो मैंने कहीं ना कहीं अचीव कर लिया था। फिर हम दोनों ने शुक्राने की नमाज़ अदा करी। आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, तो आई बिलीव इन गॉड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि ऊपर वाले का भी मेरे ऊपर वो है, सबकी दुआएं हैं, मेरी फैमिली की, फ्रेंड्स की, स्पेशली मेरी मॉम की। तो फिर हमने नमाज़ अदा करी। फिर हम पूरी रात सो ही नहीं पाए, मतलब हम बात कर रहे थे। फिर इनकी मदर इन लॉ से बात करी थी अराउंड 4 PM। वो बहुत खुश थी। उस टाइम भी मैं रोने लगी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा रोना नहीं, अब हो गया ना, ठीक है। अल्लाह से कभी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए। हमने कहीं आंसू ना बचा के कहीं इसलिए रखे हुए थे जी। कि जिस दिन हम कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ेंगे उस दिन आंसू बहाएंगे। तो वो बहुत, मतलब वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। फिर सुबह मॉर्निंग में मम्मा से बात की, भैया से बात की, तो सब बहुत खुश थे मेरे लिए। मतलब सबको लगता था कि चलो मैंने अपना अचीव कर लिया टारगेट। ऑल्दो JLO इज़ नॉट माई टारगेट, मेरा जुडिशरी है, बट हाँ एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरा सिक्योरिटी हो गया मेरे पास। जिस चीज के लिए इतनी जी। मेहनत की थी, एटलीस्ट उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को जी। मिला। तो वो उतनी बात ही है। खुशी हमको हुई और हमारी पूरी टीम को हुई जब संजीदा जी ने मैसेज किया और बोला कि हाँ। मैम मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और फिर हमें पता चला कि मैम जोधपुर से ही बिलोंग करते हैं, तो मैंने बोला मुलाकात जरूर होगी और हम स्टूडेंट्स के लिए उनको आपके सामने जरूर लेके आएंगे, ताकि उनकी स्टोरी से हमें कुछ इंस्पिरेशन मिल सके और एटलीस्ट वो हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं काम कर सके। डेफिनेटली। जब मैंने आपको मैसेज किया ना, एट दैट टाइम मेरा ये था कि मैंने आपके वीडियोस से काफ़ी कुछ गेन किया था, तो आई शुड बी थैंकफुल टू यू। तो इसलिए मैंने मतलब बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक बार सिलेक्शन हो गया तो अपन अपने टीचर्स को या भूल जाओ किसी को। तो आई ऑलवेज थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, और मेरा मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, सारे सबके लिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। देखो टीचर्स तो हमेशा रोल निभाते ही हैं सक्सेस में, लेकिन व्हाट वी रियली बिलीव इज कि एक जो सक्सेस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट को ही बिलोंग करता है। क्योंकि हम पढ़ाते तो सभी स्टूडेंट्स को हैं, हजारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वो सेम चीज पढ़ते हैं, सेम नोट्स लेके पढ़ते हैं, आपके साथ बैठ के पढ़ते हैं, सेम MCQ, सेम टेक्स्ट बुक्स, सब वो सेम ही अटेम्प्ट करते हैं। बस डिफरेंस लाई करता है आपके हार्ड वर्क में, डिटर्मिनेशन में, विल पावर में और कंसिस्टेंसी में। क्योंकि जो मैंने इनको पढ़ाया वही मैंने दूसरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। तो मैंने बोला कि सारे टीचर्स का रोल तो रहता ही है, कहीं ना कहीं LLB के टीचर्स का भी किसी ना किसी प्रकार से तो रोल रहा ही होगा। नहीं, आई डेफिनेटली से कि मेरा स्कूल से लेके जो अभी तक के टीचर्स हैं सबका रोल है। एंड टचवुड मैं सबके टच में हूँ, मेरे स्कूल के टीचर से लेके कॉलेज, ऑफिस और जो जुडिशरी के हैं, सब, मतलब सबका कहीं ना कहीं डेफिनेटली रोल है मुझे गाइड करने में, मुझे सपोर्ट करने में। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। तो इस सक्सेस स्टोरी में जहाँ पे सबका साथ, स्पेसिफिकली टीचर्स का साथ रहा है, एक वो कौन मेजर पर्सन रहेगा कि अगर शायद ये मेरे साथ नहीं होता या इनका मेरे साथ मॉरल सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम लोग बार बार घिर सकते। तो कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट हाथ था कि जिसने हमेशा साथ बनाए रखा और जो आज भी आपको फील होता है कि मेरे साथ ये इंसान जिंदगी भर रहेगा तो मैं कोई भी मंजिल हासिल कर लूंगी? डेफिनेटली मेरे हस्बैंड हैं जिनका हमेशा मेरे सपोर्ट रहा, मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते थे मुझे कभी कभी, बट हाँ, और मेरी मम्मी की दुआएं मेरे साथ हैं। तो ये 2 पर्सन मेरी लाइफ में ऐसे हैं कि अगर ये हैं तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको एक इतना अच्छा पार्टनर मिलता है, क्योंकि आज जिस समय में हम रह रहे हैं जहाँ पे डिसलॉयल्टी, ट्रस्ट इश्यूज इतने ज्यादा राइज हो रहे हैं, लोगों के रिलेशनशिप्स पर से रिश्ते या विश्वास जो है वो उठता जा रहा है, उस समय पर एक ऐसा साथी जीवन में होना अपने आप में एक ऐसी फीलिंग है कि यू ऑलवेज फील दैट यू आर वेरी ब्लेस्ड। एंड हम भी ये मानते हैं कि आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपके साथ सर जैसा जीवन साथी है। सर कैसा लग रहा है कि आज वाइफ ने कुछ
बहुत खतरनाक उखाड़ा बहुत है अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनका सपना पूरा हुआ, मेरा हुआ है ऑलरेडी। Right, क्योंकि आप ही ने इस सपने के साथ इनको एलएलबी करवाया है। यार जब से मैंने इनको कहा था आप करो, अब से हो जाएगा। ये कोर्ट में देखते थे तो वहाँ पे जेएमएफसी को देखते थे तो इनको लगता था कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, उनको इतना आता है तो इतना तो अगर मैं भी करूँगी तो कर लूँगी। तो इनका ही था कि मैं जुडिशरी वाले फील्ड में जाऊँ, एंड बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर। और आगे भी डेफिनेटली भावी जज साहब जरूर जो है एग्जाम क्रैक करेंगे और वापस हम लोग इनके साथ एज अ जुडिशरी एज अ जज के थ्रू हम इनके साथ मिलेंगे और आपको और इनकी सक्सेस स्टोरीज बताएंगे। तो क्या एक टिप रहेगी हमारे स्टूडेंट के लिए कि बेटा ये एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के दौरान जरूर फॉलो करो और कुछ गलतियां जो आपने अपने फेलियर से सीखी कि ये गलतियां नहीं करनी है? एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, आप रिवीजन करो। मेरा कहीं ना कहीं रिवीजन में लैक हो जाता था तो वहाँ की उसके कारण शायद मेरा रैंक इतना ज़्यादा आया है। एक आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। पॉजिटिव डिटर्मिनेशन के साथ करो, आप जो भी कर रहे हो यू कैन एबल टू अचीव योर ड्रीम्स वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, तो आगे अभी क्योंकि आपने जेलो का एग्जाम क्रैक कर लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप जज का एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे, उसके बाद भी क्या स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी आपके साइड से रहेगा कि स्टूडेंट्स को हम हमेशा मोटिवेट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज वी ऑलवेज से जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए? डेफिनेटली अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा तो यू जस्ट क्लोज योर आइज़ और अपना वो ड्रीम सोचो जिसके लिए आप आए थे, और अपने पेरेंट्स की दुआएं और उनसे आप शायद आगे बढ़ सकते हो। बस अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर क्लासेस लेते रहो, टीचर्स जो गाइड कर रहे हैं उनको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, वो बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ, तो आप उनके साथ जैसा जैसा चलोगे डेफिनेटली यू गो अहेड। हाँ, एट द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं इस स्टेज में और इस कंडीशन में कर सकती हूँ तो आप लोग तो डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। जस्ट अपना गिव अप कभी नहीं करना, जस्ट अपना 100% देना है। संजीदा जी, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं बच्चों के लिए, कहीं पर भी कोई भी क्लास देख सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज पर रिलाई करना क्या एक स्टूडेंट के जर्नी के लिए अच्छा है, प्रिपरेशन के लिए, या किसी एक जगह पर विश्वास के साथ स्टिक होके रहना? इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उनको कहाँ समझ में आता है। मल्टीपल रिसोर्सेज पे तो नहीं जाना चाहिए, बट या डेफिनेटली आपको एक पर्टिकुलर टीचर्स का गाइडेंस ले सकते हो जिनसे आपकी कंपैटिबिलिटी हो और आप उनसे समझ सकते हो, तो आप उस पे जाओ। और हाँ, अगर आपको कहीं लगता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट इन टीचर से क्लियर नहीं हो रहा तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हो, देख सकते हो कि हाँ चलो इनसे नहीं तो इनसे मैं सीख लूँ। बट हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कहीं जाके, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेल्फ स्टडी मैटर्स, और टाइम आपका मैटर करता है। आप वाईटी पे सर्च ही करते रहो कि ये टीचर बेस्ट है, ये बेस्ट है, तो उस चक्कर में आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो इट्स आई वुड सजेस्ट बेटर एक टीचर का फॉलो करें और उनसे आप गाइडेंस लें और आप आगे जाएं। तो यूट्यूब की बात हुई है तो पीडब्ल्यू के बारे में कैसे पता चला कि अच्छा पीडब्ल्यू स्टार्ट हुआ है, धर्मा बैच आया है? पीडब्ल्यू का तो मैंने आपका जो जेएलओ का वन शॉट देखा, इफ़ यू रिमेंबर, आप एक ग्रुप में हैं, हम व्हाट्सएप पे आपका वो वीडियो आया था, डिलाइट वाला जो ग्रुप है उसमें, तो वहाँ से फिर मैंने आपका स्टार्ट किया था देखना। फिर मुझे लगा अरे शिवानी मैम इसमें आ गए, तो देन डेफिनेटली आई वॉच। मुझे पहले से जानते हैं, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुई, तब से मैम जानते हैं। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखना शुरू किया था, फिर उसी टाइम पे मैंने इसरा मैम के भी देखे थे। तो आप दोनों का वे ऑफ टीचिंग मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि जैसे आप पढ़ाते हो ना, ऐसा लगता है कि बस देखते रहो, इंटरेस्ट आता है काफ़ी। और जो आप हैंड रिटन नोट्स, लाइक इसरा मैम भी जो रिटन मतलब वो लिख कर जो समझाते हैं बच्चों को, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके एफर्ट्स नज़र आते हैं हमें, और हमें अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो हम कहीं हो जाएगा हमारा ऐसे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं, इसरा मैम और इनफैक्ट पीडब्ल्यू जुडिशरी की पूरी टीम इसी तरीके से आगे और आप लोगों के लिए एफर्ट्स लेते रहें और बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो हैं आपके सामने लाते रहें। तो मैम की थी ये पूरी जर्नी, लेकिन जाते जाते हम लास्ट में एक बार मैम के हस्बैंड सर से एक बार जरूर पूछना चाहेंगे। सर, बहुत सारे ऐसे हमने हस्बैंड्स देखे हैं, फैमिली देखी है, जो ना लड़कियों में ज्यादा विश्वास नहीं दिखाती, क्या कर लोगी, घर में अच्छा सब कुछ कर ही तो रही हो, कमा के दे ही तो रहा हूँ। उन हस्बैंड्स के लिए, उन फैमिली के लिए क्या मैसेज है कि क्यों आपको अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से नहीं, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। आज का दौर तो ऐसा है कि पढ़ाओगे आप जितना, कहीं ना कहीं सक्सेस करेगी।
और मुझे तो शुरू से भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ करके सकते। टचवुड ये और मेरे फादर इन लॉ जो अभी नहीं है अब, बट उनका भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला कि नहीं बेटा कुछ करना है करना है। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी जब मैं LLB के एग्ज़ाम दे के आती थी, वो मुझे लेने आते। फिर ऑल्दो उनको कुछ समझ में नहीं आता था, बट वो पेपर देखते थे, पर्टिकुलर क्वेश्चंस पढ़ते थे, अच्छा इसका ये है, अच्छा ऐसा पूछा। तो मतलब मुझे उनका भी बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट रहा है। That's great. तो कहते हैं ना परिवार का साथ हो तो इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ये थे हमारे साथ संजीदा खान जी, जिनकी सक्सेस स्टोरी आई होप कि आपको पसंद आई होगी और आपने अपने लिए वो सारे टिप्स लिए होंगे जो कि आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन को एग्जॉस्टिव बनाएगी। एंड टू नो मोर अबाउट द जुडिशरी बैचेस, आप PW ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे सारे बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जितने भी वन शॉट्स जैसे कि स्टूडेंट्स ने कहा है जाके आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं।